फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस संसारी में। यहाँ पर आपकी ये यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं और आपको पता होगा शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं, जिसमें आपका शाम 6 बजे से जो पहली क्लास है वो आपकी सोशल साइंस की, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की, और इसके साथ आपकी जो दूसरी क्लास होगी, ठीक है, वो साइंस सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, किसकी होगी? साइंस की होगी वो आपकी। ठीक, दूसरी क्लास किसकी होगी? आपकी साइंस की, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी जो अगली क्लास है, ठीक है, साइंस की क्लास आपकी कितने बजे से होगी? शाम 7 बजे से होगी। ठीक है, 6 बजे से आपकी सोशल साइंस की है, साइंस की क्लास शाम 6 बजे से है। बाकी फर्स्ट पेपर हो गया आपका, ठीक है, इसकी क्लास होगी रात 8 बजे से। और जो सेकंड पेपर होगा आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसकी क्लास होगी रात 9 बजे से। ठीक है, सेकंड पेपर कौन सा है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसकी क्लास रात 9 बजे से। फर्स्ट पेपर आपका वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक शिक्षा, इसकी क्लास रात 8 बजे से। तो ये सारी क्लासेज अभी इस समय चल रही हैं और ये क्लासेस जैसे ही समाप्त हो जाएंगी इसके बाद क्या होगा, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं 2016 से लेकर 2023 तक के, ठीक है, अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी यहाँ पर आपको जो है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पुराने जो क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है, सॉल्व करा दिए जाएंगे, बिल्कुल पूरे सॉल्व, बिल्कुल लाइव। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जो क्लासेस हैं वो लगातार देखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 211। इससे पहले की क्लासेस अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो चैनल पर सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट हैं वो बना दी गई हैं, आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है, ठीक है, सारी प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर दीजिए। स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है हमें, ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत, उसमें कौन सी दो स्वतंत्रता आती हैं? स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णन किया गया है संविधान में। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बताया गया है यहाँ पर। इसके अंतर्गत संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में विचार अभिव्यक्त करने और उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। आप अपने जो विचार है वो कहीं पर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, उन्हें समाचार पत्रों में भी जो है वो निकलवा सकते हैं, आपके जो भी भाषण होगा या जो भी आपके विचार हैं वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। अगर आप कोई सभा वगैरह करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, कोई आपसे मना नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है, आप जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदायों अथवा संघ निर्माण की भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आप किसी भी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं मानव के हित के लिए। ठीक है, अंतिम पॉइंट यह बताया गया कि नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी सीमा के अंदर, और आप सीमा के बाहर भी जा सकते हैं, वो तो आपको बताइए किस तरह से जाते हैं। इंडिया से बाहर आप जा सकते हैं, उसके लिए सारे जो रूल्स नियम है वो यहाँ पर फॉलो करना होंगे, और देश के अंदर आपको कोई ज़्यादा रूल्स वगैरह है वो नहीं मानना पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर जाने के लिए तो भैया आपको पता ही है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 212 है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न दो पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, भूपृष्ठों पर क्या होता है, जो शैल होती हैं, शैलों का जो अपक्षय होता है, ठीक है, तो जो पदार्थ होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होते हैं, ढालों पर खिसकना शुरू कर देते हैं नीचे की ओर। ठीक है, तीव्र और खड़े ढालों पर, ठीक है, तेजी से खड़े ढालों पर अपचयित पदार्थों के आकस्मिक एकदम अचानक से खिसकने की जो क्रिया है उसी को क्या कहते हैं? लैंड स्लाइडिंग कहते हैं। अचानक पहाड़ों से आपने देखा होगा कई बार जो पत्थर है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, बिल्कुल अचानक से, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक रूप से, ठीक है, अचानक से, उसी को क्या बोलते हैं? आपका लैंड स्लाइडिंग होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है? पहाड़ों पर आपको देखने के लिए मिलता है, कई बार इसमें जान माल की हानि भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति आपको बताना है। ये प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है इंडियन राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 214, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, यह आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य हम कह सकते हैं सन, और ये आपका चंद्रमा मून, ठीक है, मून, ठीक है, इन दोनों के बीच अगर पृथ्वी आ जाए भैया, पृथ्वी बोले तो अर्थ, अगर ये बीच में आ जाए तब कौन सा ग्रह लगेगा बताइए? ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्रह लगेगा? ठीक है, सूर्य की जो परछाई वो किस पे बनेगी?
चंद्रमा पर पड़ेगी। ठीक है, तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है। कैसा है ये जो चंद्रमा है, मून, ये खुद तो प्रकाशहीन है और ये सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। यहाँ से सूर्य का जब प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये चमकने लगता है। अब बीच में आ रही भैया पृथ्वी, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं परेशान करेगी। कैसे परेशान करेगी, देखिए जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में आ रही है ये, ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की छाया में आ जाता है। ये जो चंद्रमा है इसमें आ जाएगा, पृथ्वी की जो छाया बनेगी उसकी छाया में ये चंद्रमा आपका आ गया। अब क्या होगा आगे, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पर समझिए, जिसके कारण क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। ठीक है, सूर्य का ये जो सूर्य है इसका जो प्रकाश है इस मून पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इस अर्थ के कारण। ठीक है, क्या होगा, तो इस वजह से कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल इधर छाया बन जाएगी। ठीक है, चंद्रमा पर और चंद्रमा फिर दिखाई ही नहीं देगा। चंद्रमा कब दिखाई देता है, जब सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य की जो किरणें हैं जब इस पर पड़ती हैं तभी आपको चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा का खुद का कोई लाइट तो है नहीं, कोई सिस्टम है नहीं उसका रोशनी होने का। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं आप, चंद्रग्रहण बोल देते हैं। ये केवल पूर्णमासी के दिन होता है। कब होता है, पूर्णमासी के दिन होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है कि चंद्रग्रहण कब होता है, तो आप कह देंगे भैया ये पूर्णमासी के दिन होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तब जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिस कारण जो चंद्रमा है वो रोशन नहीं हो पाता है, यानी कि रोशनी नहीं हो पाती उस पर। ठीक है, और उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है, जिस वजह से पूर्णमासी के दिन चंद्रग्रहण लग जाता है। ठीक है, ऐसे आपको बता देना है, जरूरी थोड़ी नहीं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही आप याद कर करके उसमें लिखें। ठीक है, परीक्षाओं में ऐसा थोड़े होता है। आप अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिखिए, बस समझना है। यहाँ पर आपको केवल जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसका कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसी को क्या कह देते हैं, आपका खंड चंद्रग्रहण कह देते हैं। क्या बोलते हैं, आपका खंड चंद्रग्रहण कह देते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रश्न संख्या 212, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। बताना है आपको, भारत और चीन का युद्ध। ठीक है, भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था। प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं तो आप इन्हें अच्छे से देखिए, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीटेड होते हैं जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए रहते हैं। तो भारत और चीन का युद्ध होता है भैया आपका 1962 में। कब याद रखेंगे, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो गया था। 216 नंबर का अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कैसे स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 217, चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा तो दो है, लेकिन कई सारे नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उनमें से दो तो आप कम से कम याद रख ही लेंगे। ठीक है, देख लेंगे। चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम जहाँ चंदेल निवास करते थे। ठीक है, तो बुंदेलखंड हो गया, खजुराहो हो गया, महोबा हो गया और अजयगढ़ हो गया। इन सब में क्या है, चंदेलों का निवास था और यही चंदेलों के प्रसिद्ध नगरों के नाम है। इनमें से 1 2 3 आप याद कर लीजिए, 4 टोटल हैं। परीक्षा में जितने पूछे जाए उतने लिख दीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 218, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए फटाफट। ठीक है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि आप देखेंगे, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जिन्होंने एक रचना लिखी चंद्रवरदाई। ठीक है, चंद्रवरदाई किसकी रचना, पृथ्वीराज रासो। अगला आपका हलायुद्ध। ठीक है, अगले आपके नैनचंद्र सूरी, नैनचंद्र सूरी। ठीक है, क्या है यहाँ पर आप देखेंगे, नैनचंद्र सूरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंद्र सूरी। अगला आपका पद्मगुप्त। ठीक है, ये सारे के सारे कौन है, ये राजपूत काल के प्रमुख कवि हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से काल के, राजपूत काल के। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए भोज प्रबंध किसकी रचना, भोज प्रबंध किसकी रचना। तो ये बल्लाल की रचना, किसकी, बल्लाल की रचना, ये किसकी, बल्लाल। भोज प्रबंध किसकी रचना है, प्रश्न 2017 की परीक्षाओं में आए हुए हैं, देखेंगे आप यहाँ। तो ये किसकी रचना है, बल्लाल की रचना, रखना है आपको याद। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, हरिश्चंद्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बाद में आप ना कहिए कि हमें पता नहीं था। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर डीएलएड की परीक्षाएं हो। ठीक है, चाहे टीईटी का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। फिर प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता आप बताइए हमें। तो आपको बताना होगा क्या, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता, तो आप कह देंगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कौन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता। ठीक, बात करेंगे अगले सवाल को। प्रश्न संख्या 221, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और ये पूछे भी गए हैं परीक्षाओं में, इसीलिए आपको बार बार चीज़ें समझाई जा रही। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 222, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, वो आपको बताना है। पहली आपकी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा आपका अलाउद्दीन का झोपड़ा, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका अजमेर। ठीक है, कहाँ पर है, अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जस्ट पास में है ये। ठीक है, अलाउद्दीन का झोपड़ा। ठीक है, तो पहली मस्जिद कौन सी थी, कुब्बतुल इस्लाम, दूसरी अलाउद्दीन का झोपड़ा। इन दोनों मस्जिदों का किसने निर्माण करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर बाद में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी आ जाते हैं, आप ये ना सोचिए कि केवल यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आएंगे, इसलिए ध्यान से आप इन्हें देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, प्रश्न संख्या 223 आपसे ये पूछा गया है कि सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च जो अधिकारी या पदाधिकारी है वो कौन होता था। सल्तनत काल में राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी था वो कौन होता था, वो होता था आपका सुल्तान। ठीक है, कौन होता था, सुल्तान होता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है। हिम नदियों के अपरदन से, जब हिम नदियों में अपरदन होता है, जो बी आकार की घाटी होती है वो आपकी यू आकार की घाटी में ऐसे बदल जाती है। जब नदियों का अपरदन देखने के लिए मिलता है तो जो बी आकार की आपकी घाटियाँ होती हैं वो कैसे हो जाती हैं, बिल्कुल यू आकार में चेंज कन्वर्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपका, वाष्पीकरण वेस्पोराइजेशन। ठीक है, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं आप, चलिए बताते हैं क्या समझते हैं हम। वाष्पीकरण से हम किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से, कोई तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तत्व है, अब ये द्रव अवस्था में, कैसा द्रव, ठीक है, जैसे कि जल क्या है, जल एक द्रव है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई तत्व है वो द्रव अवस्था में है। ठीक है, में किसी तत्व यौगिक का द्रव अवस्था से किस में चेंजेस हो रहा है, गैस फॉर्म में वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, किसी तत्व का वो द्रव अवस्था में है और वो गैस में चेंज होता है। ठीक है, जो उसका परिवर्तन होता है गैस में, इसी को कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, पानी क्या होता है, वाटर, वेस्पोराइजेशन के द्वारा क्या होता है, ये भाप बनकर जब उड़ जाता है गैस बनकर, दैट्स नोन एज वेस्पोराइजेशन, यानी कि इसी को हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी तत्व या यौगिक का द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखेंगे अपना अगला सवाल कौन सा, प्रश्न संख्या 226 में आपसे क्या पूछा गया, सूर्य भिताप। ठीक है, सूर्य भिताप बताइए, ये पहले भी आपको पढ़ा दिया गया, फिर पढ़ लीजिए। सूर्य से आने वाली ऊष्मा वातावरण द्वारा सूख ली जाती है और सूर्य भिताप कहलाती है। सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है वो वातावरण के द्वारा क्या होता है, सूख ली जाती है, इसी को क्या कहते हैं, सूर्य भिताप कहते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 227, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं। हमारे जो मूल अधिकार है वो किस पर बल देते हैं, मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, मूल अधिकार को सभी नागरिकों के लिए बुनियादी मानव अधिकार हैं ये। ठीक है, ठीक है, कैसे बुनियादी मानव अधिकार हैं, कौन से, मूल अधिकार जो हैं आपके। ठीक है, और इसके साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 228 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए, 228 अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं। अर्थव्यवस्थाओं का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला श्रम, दूसरा पूंजी, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो उसका हम वर्गीकरण कैसे करेंगे, श्रम के आधार पर करेंगे और पूंजी के आधार पर करेंगे, यही दो टाइप होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करने के। अगला आपका उत्पादन क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन, क्या है उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन क्या, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा वस्तुओं, सामानों और सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कि किसी वस्तु का कितना निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो उसके निर्मित करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादन बोल देते हैं। अगला आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको याद रखना 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू हो गया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अभी ऊपर ही आपको बताया था कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देख लीजिए परीक्षाओं में प्रश्न कैसे कैसे बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम पहले भी आपको बताया था कि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न आपका, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इस बारे में ऑलरेडी आपको बताया भी जा चुका है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, लिखिए। तो खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल के राजाओं ने करवाया था। किसने, चंदेल के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, चंदेल के राजाओं ने करवाया था। अगला आपका, राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हैं काशी और कन्नौज। ठीक है, राजपूत काल में जो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे वो थे काशी और कन्नौज। ये प्रश्न 2018 की परीक्षा में आ चुके हैं, आप देख सकते होंगे। अगला प्रश्न आपका, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, किसने, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। किस मंदिर पर किया था, ठीक है, सोमनाथ। उस मंदिर का नाम क्या था, सोमनाथ। बताइए उस मंदिर का नाम क्या था, सोमनाथ, जहाँ पर महमूद गजनवी ने 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आपका, सल्तनतकालीन राज्य की आय के दो प्रमुख साधन आप लिखेंगे। तो कृषि से आय होती थी, प्राचीन काल में होता ही क्या था, या तो सबसे मेन चीज़ क्या होती थी, कृषि। ठीक है, मेन चीज़ जो क्या थी वो कृषि होती थी पुराने ज़माने में। ठीक है, तो कृषि, और दूसरा था व्यापारियों पर टैक्स, व्यापारियों पर टैक्स, और जनता पर भी अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, तो यही दो प्रमुख आय थे, आय के साधन थे राज्यों के, गवर्नमेंट के। उस समय जो भी गवर्नमेंट तो थी नहीं, राजा महाराजा होते थे। ठीक है, शासक होते थे। तो कृषि से आय होती थी, एग्रीकल्चर से, और व्यापारियों पर टैक्स लगा देते थे।
अगला था आपका परतदार सेल के 2 उदाहरण लिख दीजिए। तो अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान ये परतदार सेल का ही उदाहरण है, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल आपका, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया बताइए। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, ठीक है। कौन सी? नील नदी। विश्व मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, आपको बड़ा याद रखना है, ठीक है। कौन सी? नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न संख्या 240, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं बता दीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 240 है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो भूकंप, भूकंप कैसी क्रिया है? आंतरिक क्रिया है, ठीक है। कैसी? आंतरिक क्रिया है, ये पृथ्वी के अंदर ही आपका होता है, ठीक है। कंपन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं, जब पृथ्वी कंपन करने लगती है और आप एकदम से चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका सूर्य तप। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, सभी हर बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बताएंगे नहीं, अब आप खुद ही समझ गए होंगे, जब बार बार पूछा जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके सामने भी जब आप एग्जाम देने जाएँ आपके सामने भी ये प्रश्न लिखा हुआ मिल जाए, इसलिए प्रश्न को ध्यान रखेंगे। सूर्य से जो ऊष्मा आती है, जो वातावरण के द्वारा सोख ली जाती है, उसे ही आप सूर्य तप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पूछा जा रहा है आपसे, ज्वार भाटा से आप क्या समझते हैं? बताइए भैया, ज्वार भाटा को आप समझते क्या हैं? तो बताना आपको ज्वार भाटा है क्या। ज्वार भाटा, ठीक है, ये मक्के खेती की बात नहीं की जा रही कि ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी, ठीक है, वो सब नहीं है। आप ध्यान देंगे इधर, अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर कुछ समझ में आएगा नहीं, फिर आप वही लिख कर आएंगे एग्जाम में। बता रहे हैं पहले आपको, ज्वार भाटा में विशिष्ट क्रिया मानी जाती है। कैसी? ये एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसमें सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल ऊपर उठता है। क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? रोज डेली यानी कि दिन प्रतिदिन नियमित रूप से क्या होता है? समुद्र तल का जो पानी है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या कह देते हैं? भाटा कह देते हैं। बस यही आपको याद रखना है। और ये प्रतिदिन होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया फिर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कैसे होता है? ये डेली होता है। क्या होता है? सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से रोज डेली आप लिख देंगे, कोई बात नहीं है। प्रतिदिन नियमित रूप से जो समुद्र तल है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। 2-3 बार आप इसे पढ़ेंगे, बस समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक। और अभी तो इसकी रिवीजन भी होगी, तो फिर तो आप पूछे ही मत, बिल्कुल और ज़्यादा आपको बिल्कुल एकदम माइंड में फिट हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय नागरिकों को के किन्हीं 2 मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए आप, यानी कि नाम लिख दीजिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, ठीक है, सारे के सारे जो अधिकार हैं ये मूल अधिकार हैं और ये भारतीय नागरिकों को यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन जी। इसके बाद आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 246, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिख दीजिए। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी मूल समस्याएं क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता, ये सारी की सारी क्या है? ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक की यहाँ पर मूल समस्याएं हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? यहाँ पर बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई और आर्थिक विषमता, ये पूरी की तरह से क्या है? अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल पर सारी सब्जेक्ट की जो प्ले लिस्ट हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप जाकर प्रीवियस क्लासेस को भी देख लीजिए। और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।